B-2 स्पिरिट बॉम्बर दुनिया का ऐसा जहाज है जिसे चाहकर भी कोई मिसाइल तबाह नहीं कर सकती। देखने में बेशक ये एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा लगता है, लेकिन दुश्मन के रडार पर ये सिर्फ और सिर्फ एक मक्खी जितना नजर आता है, चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स रडार नेटवर्क क्यों ना हो। B-2 स्पिरिट बॉम्बर के लिए इसे चकमा देना बाएं हाथ का खेल है। $2 अरब की लागत से तैयार किया गया ये आज तक का बनाया गया दुनिया का सबसे महंगा जहाज है। दूसरे जेट्स के मुकाबले न सिर्फ खामोश बल्कि ये हिट सेटिंग मिसाइल के साथ साथ इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल को भी आसानी से धोखा दे सकता है। एक ऐसा जहाज जो चाहे तो दुनिया का नक्शा ही बदल सकता है। पर सोचने वाली बात यह है कि ये 52 मीटर चौड़ा जहाज आखिर रडार पर क्यों डिटेक्ट नहीं होता। इसमें ऐसी कौन सी साइंस है जिसे अमेरिका पिछले 37 सालों से पूरी दुनिया से छिपा रहा है। इस B-2 बॉम्बर को बनाने के पीछे एक ऐसी घटना है जिसने दुनिया भर में अमेरिका का सर शर्म से झुका दिया था। 1960 में पेशावर एयरबेस में अमेरिका का लॉकहीड UB एयरक्राफ्ट पिकअप करता है। ये CIA के एक सीक्रेट मिशन पर सोवियत यूनियन की जासूसी करने जा रहा था। ये कोल्ड वॉर का दौर था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों अपने टेक्नोलॉजी के जरिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका को इस बात का घमंड था कि उसका UB लॉकहीड प्लेन 8000 फीट पर फ्लाई कर सकता है और इतने हाई एल्टीट्यूड पर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यूएसए समझता था कि इस ऊंचाई पर USSR की कोई मिसाइल नहीं पहुंच पाएगी। पर जैसे ही ये जहाज सोवियत यूनियन की टेरिटरी में घुसा तो रडार ने उसे फौरन डिटेक्ट कर लिया। पहले तो उन्होंने कई फाइटर जेट्स भेजे और कई मिसाइल्स लॉन्च किए, लेकिन बाकी इतनी ऊंचाई पर हिट करना उनके बस में नहीं था। लेकिन फिर सोवियत यूनियन की मिलिट्री ने अपने S-75 मिसाइल को प्लेन पर लॉक करके फायर कर दिया। इस मिसाइल के बारे में अमेरिका को तो पता था, लेकिन उनका ख्याल था कि सोवियत का S-75 भी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकेगा। पर उसके बाद जो हुआ वो अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक था। S-75 ने 80,000 फीट पर उड़ते हुए U-2 लॉकहीड को हाई परफेक्शन से हिट किया। प्लेन वहां के येकातेरिनबर्ग नाम के शहर के ऊपर गिरा और पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया। शुरुआत में अमेरिका ने कहा कि यह नासा का वेदर रिसर्च प्लेन था, लेकिन जब सोवियत यूनियन ने कैप्चर किए गए पायलट और U-2 का सर्विलेंस इक्विपमेंट दुनिया के सामने रखा तो अमेरिका की पूरी दुनिया में बड़ी बदनामी हुई। इस किस्से ने दोनों देशों को ठीक ठाक सबक सिखाया था और उसके बाद रशिया यानी सोवियत यूनियन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम पर काम करना शुरू कर दिया और अमेरिका ने ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू किया जो रेडार के सामने लिटरली इनविजिबल हो जाए। उस वक्त अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर्स थे, लेकिन इस घटना के बाद ये बात कंफर्म हो गई कि रशियन टेरिटरी में दाखिल होने से पहले ही इसे गिरा दिया जाएगा। यानी कि अमेरिका चाहकर भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता था। और फिर 1976 तक USSR ने ऐसे सरफेस टू एयर मिसाइल्स बनाए जो 100 किलोमीटर दूर तक के एयरक्राफ्ट को गिराने की क्षमता रखते थे, जिनमें S-300 भी शामिल थे। इस वक्त USSR का एयर डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि अमेरिकन एयरफोर्स के एक जनरल ने कहा कि सोवियत यूनियन में अपना B-52 बॉम्बर भेजना ऐसा ही है जैसे मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारना। यही वो वक्त था जब अमेरिका ने 1978 में एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर यानी ATB प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम का मकसद एक ऐसा बॉम्बर प्लेन बनाना था जो सोवियत यूनियन की टेरिटरी में जाए, उनके रेडार्स के सामने बम गिराए और बिना नोटिस हुए वहां से निकल जाए। अमेरिका की तमाम रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया B-2 बॉम्बर ने, जिसकी पहली फ्लाइट 1989 में हुई, लेकिन दुनिया को ये 1997 में दिखाया गया। B-2 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसमें रडार से बचने की खूबी है। एयरक्राफ्ट का एक एक कोना ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब रेडार के सिग्नल इस पर पड़ते हैं तो वो वापस रेडार तक नहीं पहुंच पाते, यानी इन सिग्नल्स की डायरेक्शन बदल जाती है। और इसी की वजह से इसके डिजाइन में ना विंग्स हैं, ना ही फ्यूजलेज और ना ही टेल। नॉर्मल एयरक्राफ्ट में लगे ये वर्टिकल टेल फिन बड़ी आसानी से रेडार में डिटेक्ट हो जाती है। एयर डिफेंस सिस्टम में लगे रेडार्स का बहुत बड़ा नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होता है और ये रेडार आसमान में हर तरफ ऐसे सिग्नल भेजते हैं कि कोई एक कोना भी अनडिटेक्टेड ना रह जाए। ये सिग्नल नॉर्मली एयरप्लेन की बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर वापस रेडार की तरफ जाते हैं और ऐसे उसकी मौजूदगी रेडार में रिकॉर्ड हो जाती है। खासकर टेल फिन को बचाना नामुमकिन होता है क्योंकि ये साइड से देखने पर रेडार के लिए मिरर का काम करती है, लेकिन B-2 स्पिरिट बॉम्बर की बॉडी ऐसे डिजाइन की गई है कि कहीं से भी रेडार का सिग्नल आए तो वो टकराने के बाद उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा और इसी
वजह से उसमें टेल रखी नहीं गई है। इसका जिगजैग डिजाइन सिग्नल्स को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर देता है। B2 बॉम्बर की कामयाबी के पीछे इसका सिर्फ डिजाइन ही नहीं बल्कि एक ऐसी कोटिंग भी है जो इसे 100% रेडार के सिग्नल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और यूएस ने अब तक इसकी डिटेल पूरी दुनिया से छिपा कर रखी है और इसी कोटिंग की वजह से B2 बॉम्बर पूरी दुनिया में सभी रेडार की नजरों से इनविजिबल हो जाता है। इस रेडार का क्रॉस सेक्शन हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ 0.0001 स्क्वायर मीटर है, यानी इसे डिटेक्ट करने का मतलब है कि आसमान में कोई मक्खी ढूंढना। कंपेयर किया जाए तो रेडार पर एक B-52 बॉम्बर एक 2 बेडरूम फ्लैट जितना नजर आता है, F-15 एक छोटे कमरे जितना, JF-17 एक सिंगल बेड जितना और राफेल एक बड़े पिलो जितना नजर आता है। यानी B2 बॉम्बर इन सबसे 10 गुना बड़ा होने के बावजूद भी रडार पर सिर्फ एक मक्खी जितना नजर आता है। एविएशन सिक्योरिटी की दुनिया में इस टेक्नोलॉजी को स्टेल्थ कहा जाता है और इसकी बुनियाद B2 बॉम्बर से ही रखी गई है। B2 स्पिरिट बॉम्बर में सिर्फ दुश्मन के रडार से बचने की काबिलियत ही नहीं बल्कि इसका लो हीट सिग्नेचर इंफ्रारेड और हीट सीकिंग मिसाइल को भी चकमा दे सकता है। मामूली एयर डिफेंस सिस्टम में इंफ्रारेड सर्विलियंस सिस्टम भी होते हैं। ये सिस्टम जेट के पीछे से निकलने वाली हीट को डिटेक्ट करके कंफर्म और फिर मिसाइल सिस्टम उसी हीट सिग्नेचर पर लॉक किया जाता है। लेकिन B2 बॉम्बर के इंजन उसकी बॉडी के अंदर छिपाए गए हैं। जेट इंजन में कंबशन होने के बाद गर्मी डायरेक्टली बाहर नहीं निकलती बल्कि पहले उसे बाहर से ठंडी हवा के साथ मिक्स किया जाता है, जिसकी वजह से B2 बॉम्बर अपने पीछे कोई हीट सिग्नेचर नहीं छोड़ता है और यही चीज B2 बॉम्बर को दुनिया का सबसे कम हीट सिग्नेचर छोड़ने वाला प्लेन भी बनाती है। ये ऐसा ही है, अगर एक F-16 जेट इंफ्रारेड सर्विलियंस सिस्टम में 100 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट हो जाता है तो वहीं B2 बॉम्बर जब तक 10 किलोमीटर की रेंज में नहीं आएगा वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा। पर ये इतना नीचा कभी उड़ता ही नहीं जो कभी इंफ्रारेड रेडार पर डिटेक्ट हो सके। B2 बॉम्बर 15,000 मीटर या फिर 50,000 फीट पर उड़ने की काबिलियत रखता है। इतनी ऊंचाई पर उड़ने की वजह से ये न सिर्फ इंफ्रारेड रेडार से बच सकता है बल्कि ऊपर एटमॉस्फेयर पतला होने के बावजूद जहाज पर ड्रैग कम पड़ता है और फ्यूल एफिशिएंसी काफी बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। अपने फुल टैंक में B2 बॉम्बर 11,000 किलोमीटर का डिस्टेंस बड़ी आसानी से तय कर सकता है। अब यहाँ आपको लग रहा होगा कि इसका रेडार और इंफ्रारेड सर्विलियंस सिस्टम पर नजर ना आना शायद यही इसकी खास बात है, लेकिन नहीं। B2 बॉम्बर को असल स्टेल्थ बॉम्बर बनाता है इसका ECM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स। B2 के अंदर हाईटेक ECM सिस्टम्स लगे हुए हैं जो पहले ये देखते हैं कि दुश्मन के रडार की क्या फ्रीक्वेंसी है और फिर उसी फ्रीक्वेंसी पर झूठे सिग्नल्स भेजते हैं, जिससे रडार पर B2 की गलत लोकेशन शो होती है या फिर 20 अलग अलग लोकेशन पर B2 नजर आने लगता है, जबकि असल में वो सिर्फ एक ही जगह होता है। ये सिस्टम रडार के सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है और उसे मॉडिफाई करके वापस भेज देता है। रडार को लगता है ये सिग्नल जेन्युइन है पर असल में वो गलत होता है। और सबसे मजे की बात यह है कि ECM सिर्फ उसी रडार को गलत सिग्नल भेजता है जिसने उसे डिटेक्ट किया हो, ताकि दुश्मन को लगे कि शायद रडार में कुछ वायरस आ गया है, क्योंकि अगर सभी रडार में गलत सिग्नल भेजे जाएंगे तो दुश्मन को शक हो सकता है। B2 बॉम्बर की बॉडी में ज्यादातर कार्बन ग्रेफाइट कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है। इस जेट को टुकड़ों में बनाया गया, फिर इसे इस तरह जोड़ा गया जैसे स्विस वॉच मेकर हर पार्ट को पूरी परफेक्शन से जोड़ता है। अब आते हैं इसके पेलोड पर। ये 18,000 किलो का बारूदी मवाद उठा सकता है, यानी करीब 15 गाड़ियों का लोड ये अपनी बेली के अंदर 80 जेटम्स छुपा सकता है जो कि GPS गाइडेड बॉम्ब्स होते हैं, 16 B-83 न्यूक्लियर बॉम्ब्स और 16 AGM-158 चेसम मिसाइल्स जो कि स्टेल्थ क्रूज मिसाइल्स होते हैं। ये बॉम्ब्स B2 के इंटरनल बेली के अंदर फिट किए जाते हैं और दरवाजा बंद हो जाता है ताकि फ्लाइट के दौरान स्टेल्थ बरकरार रहे। अगर रेंज की बात की जाए तो ये अमेरिका से रशिया जाकर वहां से वापस आ सकता है और अगर हवा में ही रिफ्यूलिंग की जाए तो B2 बॉम्बर को दुनिया के किसी भी कोने में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अफगानिस्तान वॉर के दौरान B2 बॉम्बर ने USA में मिसौरी एयरफोर्स बेस से टेक ऑफ किया, 9,500 किलोमीटर का फासला तय करके अफगानिस्तान में बॉम्बिंग्स की और बिना लैंड किए वापस चला गया। इस दौरान बीच में सिर्फ एक मिड एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ी। इस पूरे मिशन में लगातार B2 बॉम्बर 45 घंटों तक फ्लाई करता रहा और किसी भी रेडार पर नहीं दिखा। इसके अलावा 1999 में
ऑपरेशन एलीट फोर्सेस के दौरान भी इसे साइबेरिया में बॉम्बिंग्स के लिए इस्तेमाल किया गया था। 2003 में ऑपरेशन इराक फ्रीडम और 2011 में ऑपरेशन ओडेसी डॉन में भी B2 ने लीबिया में बॉम्बिंग्स की। B2 स्पिरिट बॉम्बर किसी भी मौसम में और किसी भी कंडीशन में फ्लाई कर सकता है, बेशक जीपीएस सैटेलाइट भी तबाह क्यों ना हो जाए। अपने बैकअप सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए ये स्टार्स को देखकर भी खुद उड़ता रहता है। इसमें लगे हाईटेक सोनार कैमरा B2 बॉम्बर को दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस प्लेन बनाते हैं, जो अपने आप टेरेन को आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से उड़ता रहता है। अब क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विंग है, इसमें कोई टेल, रडार या एलिवेटर नहीं होते, तो इसकी स्टेबिलिटी इतनी परफेक्ट नहीं है कि पायलट इसे बिना कंप्यूटर की मदद से उड़ा सके। इसके लिए इसमें लगा है दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर सिस्टम, जो हर वक्त इसकी रोल, पिच, मूवमेंट को एडजस्ट कर रहा होता है। पायलट सिर्फ कंप्यूटर को ये कमांड देता है कि इधर टर्न करना है। अब जाहिर है कि इतना एडवांस और दुनिया का सबसे सिक्योर्ड प्लेन उतना महंगा भी होगा। आज तक सिर्फ 21 B2 बॉम्बर ही तैयार किए गए हैं। एक B2 एयरक्राफ्ट $2 बिलियन की लागत से तैयार किया जाता है, यानी कि काफी कंट्रीज की जीडीपी B2 बॉम्बर की कीमत से भी कम है। ये सारे जहाज सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास हैं, और अब तक अमेरिका का ये टेक्नोलॉजी बेचने का कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा इसके फ्यूल की भूख तो ऐसी है कि सिर्फ 1 घंटे में ये $1.5 लाख का फ्यूल पी जाता है। वहीं एक नॉर्मल कमर्शियल प्लेन 1 घंटे में $10,000 का ही फ्यूल पीता है। B2 बॉम्बर की मेंटेनेंस भी किसी आम जहाज से बिल्कुल अलग है। हर फ्लाइट के बाद पूरे जहाज को सॉफ्ट वॉश किया जाता है और इस पर दोबारा सीक्रेट स्टेल्थ कोटिंग की जाती है। पूरी बॉडी के हर कोने का चेकअप होता है कि कहीं कोई छोटा सा सुराग या डेंट तो नहीं है, क्योंकि अगर इसकी बॉडी में एक मच्छर जितना भी डेंट पड़ गया तो ये अपनी स्टेल्थ बरकरार रखने की काबिलियत को खो सकता है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।